स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने हैं रिस्पिरेशन प्लांट्स और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। अब तक हमने कई चैप्टर्स डिस्कस किए हैं और आई होप आपने वीडियोस देखा भी होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है इसमें 10 स्टेप होते हैं, 10 स्टेप्स हैं और इसमें जो पहली स्टेप आपकी है जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ये जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जी नहीं, एल्डोलेज जी नहीं, हेक्सोकाइनेज। यस, हेक्सोकाइनेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट यहाँ पे 2 सवाल कम से कम और याद रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप होते हैं और ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन में कॉमन प्रोसेस है, कॉमन है। ठीक है, ये काफी बार आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, yes, what amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? जब ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तो क्या एनर्जी निकलती है? देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में साफ मेंशन है और आपको वो डाटा याद रखना है। अप्रोक्सीमेटली 15% जी नहीं, मोर देन 18% जी नहीं, अबाउट 10% जी नहीं, डाटा इज लेस देन 7%। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, फिर आ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड? करेक्ट, दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें CO2 रिलीज नहीं होता? नंबर 1, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, डेफिनेट सी बात है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन की हम बात करते हैं तो वहां CO2 रिलीज होगा ही होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन एनिमल, दोनों में एक ही बात है, तो इन दोनों में CO2 रिलीज होता है क्योंकि हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। अब एक बात आती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखिए जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, और आपको याद होगा बाद में इथाइल अल्कोहल और CO2 मिलता है, तो इस प्रोसेस में भी CO2 रिलीज होता है। तो इन तीनों में कोई आंसर नहीं होगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो आपका है इसमें पायरुविक एसिड सीधे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यू वेल नोन दैट कि ये भी 3 कार्बन का है और ये भी 3 कार्बन का है, तो इसमें कहीं भी CO2 निकले की गुंजाइश दिख नहीं रही है, तो आंसर आपका हो जाएगा 4th, क्योंकि पूछ रहे हैं कौन सा नहीं रिलीज करता है, तो ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मेशन फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन दैट इज कॉल्ड SLP। 2 प्रकार का फॉस्फोराइलेशन होता है, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन द टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। पहला सवाल SLP क्या होता है? तो जब डायरेक्ट आपको सबस्ट्रेट से ATP मिल जाता है, यानी कि NADH2 या FADH2 को ले जाके ETS में यूज होने जैसी कोई बात नहीं होती, तो उस समय हम SLP नाम देते हैं। सवाल है कि सिट्रिक एसिड साइकिल में, जिसे हम TCA साइकिल भी कहते हैं अथवा जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, और ये वो प्रक्रिया है जो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये सारे सवाल हैं नीट के मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। मेरा फिर वही सवाल है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल SLP कितने बन रहे हैं सिट्रिक एसिड की 1 साइकिल में, एक साइकिल में? तो आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ी होगी, उसमें जब हम सक्सेनिल कोएंजाइम A से सक्सेनिक एसिड की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे एक GTP बनता है, तो आंसर 1 हो जाएगा, एक GTP बनता है और जिसे हम SLP के अंतर्गत काउंट करते हैं और बाद में कपल्ड रिएक्शन से ये GTP ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो डायरेक्टली हमें एक सिट्रिक एसिड से 1 GTP मिलेगा, यानी SLP का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कई और सवाल हमने डिस्कस किए, इसका एक और नाम है TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल भी नाम है, होता कहाँ है? तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन प्लांट्स। कह रहे हैं जो ईटीएस है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये कहाँ लोकेट करता है। तो इसमें हम 3 सवाल आपसे डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो रेस्पिरेशन है उसमें ब्रॉड लेवल पे देखें तो 3 प्रोसेस होती है, वैसे तो 4 है। ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, उसमें लिंक रिएक्शन भी है और ईटीएस भी है। सवाल पूछ रहे हैं कि ईटीएस कहाँ होती है, तो पहले इसी को ढूंढ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जी नहीं। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जी नहीं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो बिल्कुल ठीक है। ईटीएस जो आपका है वो यही होता है, आप इसे नोट कर लें। आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। लेकिन और भी देख लें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नोट कर लीजिएगा, इसमें एक प्रोसेस है जो कि लिंक रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन होती है। और जो दूसरी स्टेप अभी हमने आपको पढ़ाया सो कॉल्ड टीसीए साइकिल, ये होती है। तो ये 1-2 क्वेश्चन इधर हो गए, एक और हो गया, नोट कर लें। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कह रहे एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो टीसीए साइकिल मतलब अभी बात हुई थी जिसको हमने क्रेब्स साइकिल कहा था, तो इसके एंजाइम्स तो होते हैं। वैसे आपसे इनकरेक्ट पूछा है, ये स्टेटमेंट अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोसॉल, अच्छा आंसर है साइटोसॉल, बट अगर साइटोसॉल ना हो तो साइटोप्लाज्म भी करना पड़ेगा। अब कभी कभी साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म में अंतर क्या है, तो साइटोसॉल साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल, अगर साइटोप्लाज्म से आप सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल हटा दें तो उसे हम साइटोसॉल कहते हैं। तो फिलहाल पहला और दूसरा दोनों सही है और ये खुद भी एग्जाम में आ सकता है। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट सप्लाइड विद एनएडी दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम्स। बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप एनएडी प्रोवाइड करते रहेंगे तो ग्लाइकोलिसिस चलती रहेगी, कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट आवश्यक है, क्योंकि उसमें NADH2 बनता है। जब NAD देंगे आप तो NADH2 बनने की बारे में आप सोच सकते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर मेम्ब्रेन, जी नहीं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है जिसमें हम ATP बनाते हैं NADH2 को ले जाके, तो सर ये आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं होता है, ये इनर मेम्ब्रेन पे होता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 4th यानी कि डी आंसर हो जाएगा। इट्स अगेन गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, Which statement is wrong for Krebs cycle। कह रहे हैं Krebs cycle के बारे में कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। देखिए कुछ बातें हम आपको Krebs cycle के बारे में बता दें जिससे कि आप और समझ पाएंगे। तो कई बार हम बोल चुके हैं Krebs cycle का एक और नाम TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल है। Krebs cycle में अगर आप याद रख पाए तो एक टर्न में जब साइकिल होती है तो एक बार FADH2 बनता है, एक बार FADH2 बनता है, 3 बार NADH2 बनता है और एक बार जीटीपी बनता है। डायरेक्ट एटीपी एक बार भी नहीं बनता। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। देयर इज वन पॉइंट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल वेयर एफएडी इज रिड्यूस्ड टू FADH2। बिल्कुल ठीक बात है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम ए टू सक्सेनिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम ए टू सक्सेनिक एसिड, ए मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी इज सिंथेसाइज्ड। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, अभी हमने डिस्कस किया था। द साइकिल स्टार्ट विथ, याद रखें पहले हम यही पढ़ लेते हैं कि साइकिल स्टार्ट किससे होती है। तो ये साइकिल स्टार्ट कब होती है, जब एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का है, ये मिलता है ऑक्सैलो एसिड से जो 4 कार्बन का है, और तब जाके हमें ये प्रोवाइड करता है क्या, सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट आपका सिट्रिक एसिड है और जो पहला सब्सटेंस आपका है, ध्यान रखिएगा ये वाला एसिटिल कोएंजाइम ए की बात कर रहे हैं और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो अब आगे तो तीसरा, द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हमने डिस्कस किया यहाँ पायरुविक एसिड नहीं होगा, यहाँ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होगा। नोट कर लीजिएगा, OAA होगा फिर सिट्रिक एसिड देगा। तो ये आपका गलत है और यही आंसर हो जाएगा। बट चौथा भी पढ़ लेते हैं। There are 3 points in the cycle where NAD is reduced to NADH2। ऊपर हमने मेंशन कर दिया था, ये वाला पॉइंट इसी में आ गया, ये वाला इसमें आ गया। ठीक है, तो आंसर सी। बढ़िया सवाल है, कई इंफॉर्मेशन इकट्ठा है, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, साइटोक्रोम आर फाउंड इन, बिल्कुल आसान सा सवाल। क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए बेसिकली यहाँ पे ETS से रिलेट कर रहे हैं सवाल को, और जो साइटोक्रोम हम पढ़ते हैं वो साइटोक्रोम कहाँ पाया जाता है,
तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ही क्रिस्टी का फॉर्मेशन करता है। तो आसान सवाल हो गया, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बचपन में पढ़ा था। 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस्ड प्रोटॉन ग्रेडियंट इन respiration. During aerobic respiration, role of oxygen is limited to the terminal stage. In ETS, one molecule of NADH2 give rise to 2 ATP and FADH2 give rise to 3 ATP. Okay, ATP is synthesized through the complex 5. देखिए, बात कर रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है ये। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज, एकदम परफेक्ट बात है कि टर्मिनल स्टेज पे ही आप पढ़ते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वही ऑक्सीजन है जो H2O बनाता है ईटीएस प्रोसेस में। तो ये भी हमारा ठीक हो गया। इन ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात है। तो इन ईटीसी या ईटीएस वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, आप देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ईटीएस में जब जाएंगे और एक मॉलिक्यूल NADH2 अगर जाएगा तो ये 3 ATP देता है, और अगर एक मॉलिक्यूल FADH2 ईटीएस में जाएगा या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन करेगा तो ये 2 ATP देगा। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये रिवर्स लिखा है, यानी अपोजिट लिखा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं कि 2 ATP दे रहा है NADH2 और FADH2 3 दे रहा है, तो गलत हो जाएगा। ATP इज सिंथेसाइज्ड थ्रू द कॉम्प्लेक्स 5, बिल्कुल ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5 से ही बनता है ATP, और जिसे हम ATP सिंथेज कहते हैं। ठीक है, यहीं पे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, the 3 boxes in this diagram represent the 3 major biosynthetic pathway in aerobic respiration. Arrows represent reactants or product. देखिए, अगर आप यहाँ पे ग्लूकोज की एंट्री करा रहे हैं तो ग्लूकोज से पहली प्रोसेस क्या होगी, जाहिर सी बात है कि ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कौन सी प्रोसेस होगी, इसमें आप मान सकते हैं कि हम क्रेब्स साइकिल की बात कर रहे हैं, और तीसरे में हम ईटीएस की बात कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा और ध्यान दें तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है सवाल में, एरो नंबर 4, 8, 12। देखिए 4 यहाँ से कुछ निकल रहा है इस प्रोसेस से, 8 इस प्रोसेस से भी कुछ निकल रहा है, और यहाँ इससे भी कुछ निकल रहा है। आइए देखते हैं क्या हो सकता है आंसर। तो देखिए सबसे पहले कह रहे हैं H2O, सर सब में नहीं निकलेगा, FADH2 सिर्फ क्रेब्स साइकिल में निकलेगा, बेकार का पॉइंट हो गया। NADH2 या NADH ये यहाँ पे नहीं मिलेगा तीनों में, और ATP जो है आप अगर ध्यान दें तो लगभग हमें तीनों जगह से ATP मिल जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4th, यानी कि डी। आसान पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम ADP। देखिए कह रहे हैं कौन सी स्टेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP मिलेगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, देखिए ग्लाइकोलाइसिस में अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करोगे तो 2 ATP प्लस 6 यानी कि 8 मिल पाएगा बस। क्रेब्स साइकिल में अगर ग्लूकोज लिखा हुआ है, ऑफ द ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ATP, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में करोगे तो यहाँ पे आपको ATP पूरा नहीं मिलता है, FADH2 और NADH2 ज्यादा मिलते हैं। कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटोल का एंजाइम में अब अच्छा आंसर आप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखिए यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में ATP डायरेक्ट कहाँ मिलता है, वो तो NADH2 और FADH2 मिलता है। तो जब भी हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें ढेर सारा ATP देगा, क्योंकि जितने NADH2 हमने बनाए हैं चाहे ग्लाइकोलाइसिस में, चाहे क्रेब्स साइकिल में या लिंक रिएक्शन में, वो सब लेके आएंगे ETS में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लेके आएंगे, और फिर वहां से ढेर सारा ATP हमको मिल पाएगा। ठीक है, तो जब हम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कराते हैं तो ढेर सारा ATP हमें इस प्रोसेस में मिलता है। तो आंसर शुड बी डी, नॉट द क्रेब्स साइकिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following biomolecule is common to respiration mediated breakdown of fat, carbohydrate and protein। देखिए आप चाहे फैट का ब्रेकडाउन करें, चाहे कार्बोहाइड्रेट का करें, और चाहे प्रोटीन का करेंगे, जब आप इस डायग्राम को देखते होंगे एनसीईआरटी में तो वहां साफ मेंशन है कि इन तीनों के ऑक्सीडेशन के लिए
सिंपली क्या चाहिए, मतलब ये तीनों कहाँ कनेक्ट होते हैं, मतलब एक सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें, अगर तीनों अलग अलग प्रोसेस करें तो कोई ऐसा पॉइंट्स हो जहां पे ये मिलते हैं। तो जी हाँ, एसिटिल कोएंजाइम में एसिटिल कोएंजाइम में एक ऐसा पॉइंट होगा जो कॉमन होगा तीनों के लिए। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एरोबिक रिस्पिरेटरी पाथवे इज एप्रोप्रिएटली टर्म्ड। देखिए वैसे तो जब हम रिस्पिरेशन को पढ़ते हैं सॉरी, वो भी कौन सा, एरोबिक रिस्पिरेशन तो ये एक ऐसी प्रोसेस है, देख के लगता है कि कैटाबोलिक प्रोसेस है, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो क्रेब्स साइकिल है उसके कुछ इंटरमीडिएट्स जो हैं ये नए सबस्टेंस भी बना सकते हैं। इसलिए पैराबोलिक और एनाबोलिक या कैटाबोलिक के बजाय इसे हम एम्फीबोलिक कहते हैं। वजह क्या है, एक तो इसमें जो लार्जर मॉलिक्यूल जो आपके है ये स्मॉलर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 6 कार्बन का कंपाउंड 1 कार्बन के कंपाउंड में भी CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। एक बात तो ये, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है ये कोई नया सब्सटेंस ही बना सकता है, कोई अमीनो एसिड बना सकता है। तो इसलिए कुछ चीजें बन भी रही हैं तो ये तो हो गया आपका कैटाबोलिज्म, और कुछ बन रहा है तो हो गया एनाबोलिज्म, और जब दोनों हो जाएगा तो हम उसे कह देंगे एम्फीबोलिक पाथवे। कौन सा, एम्फीबोलिक। तो ये अच्छा सवाल है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, रिस्पिरेटरी क्वोशिएंट वैल्यू ऑफ ट्राइपामेटिन इज। पहली बात, जो आरक्यू वैल्यू होती है वो किसकी कितनी है याद कर लें। यहां पे अगर हम आरक्यू वैल्यू की बात करें तो जो आरक्यू है वो 1 होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, 1 कार्बोहाइड्रेट, लेस देन 1 फैट का है। और यहां पे जो ऑप्शन दिया गया है दैट इज कॉल्ड ट्राइपामेटिन, इसका 0.7 होता है। अगर हम प्रोटीन का पूछें, सारे सवाल आ चुके हैं, तो 0.9 होता है। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड का पूछें, ऑर्गेनिक एसिड, तो ये मोर देन 1 होता है, मोर देन 1। तो फिर से सुन लें, कार्बोहाइड्रेट 1, फैट लेस देन 1, प्रोटीन 0.9 एंड ऑर्गेनिक एसिड मोर देन 1। ध्यान रखें, ट्राइपामेटिन इसमें कितना होता है, तो 0.7। तो ये ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। देखिए बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जहां पे NADH या NADH+ या NADH2 बनता है। तो ग्लूकोज टू 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये तो आइसोमराइजेशन की बात कर रहे हैं सिंपली। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ये इसमें फॉस्फेट जुड़ता है, ऐसी बात भी नहीं है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखिए दो अलग अलग सवाल हैं, इसी में आपको आंसर करना है। तो पहला आपका है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये वाली बात, या 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब सवाल क्या आता है कि यहाँ पे NADH2 का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा 4th। आप चेक कर लीजिएगा, जो 2 NADH2 बनता है ग्लाइकोलाइसिस में वो यही बनता है, ठीक है, जिसमें मैं लिख भी दे रहा हूं, जिसमें हम PgAl को कन्वर्ट करते हैं 1,3-BPGA में, 1,3-BPGA में। और जब 1,3-BPGA कन्वर्ट होता है 3-PGA में, तो यहाँ पे मिलता है आपको ATP। ये सवाल भी आप याद रखिएगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे ATP कंज्यूम होता है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे बनता है। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे NADH2 मिला, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द ग्लाइकोलाइसिस। ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर ऑर्डर की बात करते हैं। कन्वर्जन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। एक स्टेप आपकी हो जाएगी, मैं अलग अलग लिख दूंगा कि ये 3-PGA को कह रहे हैं कन्वर्ट करने में 2-PGA में, एक स्टेप आपकी ये हो गई। दूसरी, कन्वर्जन ऑफ BPGA टू 3-PGA, तो
3 PGA 2 ये तो हो गया, ये आपका कौन सा स्टेप है, ए, ठीक है, ओके। और फिर दूसरे स्टेप पे करें कन्वर्जन ऑफ, अच्छा पहला स्टेप उधर छोड़ गया, कन्वर्जन ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड टू 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, ठीक है। एक प्रोसेस आपका ये हो गया, ये कौन सा है, ये बी वाला है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा BPGA टू दिस, और लास्ट में स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट टू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड 3-फॉस्फेट। देखिए सबसे पहले अगर आप बात करें तो आपका डी होगा, सबसे पहले आपका कौन सा होगा, डी, ये वाली प्रोसेस। अगर आप, मैं पूरी स्टेप आपको बता दूं एक बार में, अगर आप देखें तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, देन फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनता है, देन फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट बनता है फिलहाल, और उसके बाद उसको फिर ब्रेक करके पीजीएल में और डीएचएपी में तोड़ते हैं, उसके बाद 1,3-BPA बनता है। एक एक स्टेप की बात कर ले रहे हैं। पहला, ये पहली स्टेप हो जाएगी आपकी डीएच स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज टू 1,6-बिस्फॉस्फेट, तो ये सबसे पहला हो गया, जिसमें हमने ऐसे लिख देना शॉर्ट में कि 1,3 सॉरी इसमें बात करनी, एक आपका क्या बनेगा, पीजीएल बनेगा, और एक आपका क्या बनेगा, डीएचएपी। ये सबसे पहले स्टेप आएगी, ये डी वाली। और ये जब पीजीएल आपका होगा, अब ये पीजीएल यानी 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड जो होगा वो 1,3-BPGA में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद ये वाली स्टेप होगी, डी के बाद ए आएगा। याद रखना है, ये बिना याद किए आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तीसरी स्टेप जो आएगी 1,3-BPGA के बाद में, वो आएगा 3PGA। तो ऑप्शन कौन सा है, ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन ऑफ BPGA टू 3-फॉस्फो, यानी डी के बाद फिर सी आएगा, DAC, और सबसे लास्ट में कन्वर्जन ऑफ 3PGA टू दिस। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको ग्लाइकोलाइसिस की 10 स्टेप याद होनी चाहिए। मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, ग्लूकोज, देन ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद PGL और DHAP, देन उसके बाद 1,3-BPGA, फिर 3PGA, फिर 2PGA, देन फॉस्फोनाइल पायरुवेट, एंड देन उसके बाद पायरुविक एसिड, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ मिल गया, एंड आंसर इज DACB, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, FAD is electron acceptor in the citric acid cycle during the oxidation of। तो देखिए FAD जब बनता है, FADH जो यूज होगा तो बनाएगा FADH2। सवाल आता है किस स्टेप में बनाता है, तो जब हमारा सक्सिनिक एसिड जब ये कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में, तो आपको मिलता है FADH2। ऑप्शन चेक करते हैं, मैलिक एसिड टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जी नहीं। सक्सेनिक एसिड टू मैलिक एसिड, कुछ ठीक लग रहा है। सिट्रिक एसिड टू अल्फा, नो। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, नो। ऑक्सैलोएसिटिक, अच्छा ये 5 ऑप्शन है क्योंकि केरला प्योरिटी का एग्जाम है, इसमें भी नहीं। अब सवाल आता है सर एग्जैक्ट आंसर मेरे पास कोई नहीं है, तो अब आपको पता होगा कि सक्सिनिल कोएंजाइम ए के बाद बनता है सक्सेनिक एसिड, और सक्सेनिक एसिड के बाद बनता है फ्यूमेरिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड के बाद बनता है मैलिक एसिड। अब चूंकि सक्सेनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड हमारे पास नहीं है, इसलिए हम सक्सेनिक एसिड टू मैलिक एसिड आंसर कर देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, कंडीशनल आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द ऑर्गेनिक कंपाउंड लिस्टेड अंडर कॉलम। जहां पे ज्यादा लिखा होता है वह थोड़ा ध्यान देना होता है, ऐसे सवाल के गलत होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सवाल आसान होता है लेकिन कहीं भी अगर चूक हुई तो निपट जाएगा, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहेंगे। उस पर टाइम भी ज्यादा लगता है, ऐसे सवाल ज्यादा आते तो समय भी लगता है। दोनों को मैच करना है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कितने कार्बन का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिख लीजिएगा यही 3 कार्बन का है, यानी जो आपका ए है, ए वो 3 कार्बन, 3 कार्बन इसमें कहा है, ए का टी। अगला रेबुलोज बिस्फॉस, RUBP, ये 5 कार्बन का है, ठीक है। तो अब जो आपका बी है ये किसके साथ मैच कर रहा है, 5 कार्बन ढूंढिएगा, BS। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ये का 4 कार्बन का है, तो जो सी है ये किसके साथ मैच कर रहा है, 4 कार्बन R। और जो आपका एसिल कोएंजाइम ए है ये एनिवन, तो यस ये 2 कार्बन का है, और यहाँ पे 2 कार्बन किसमें है, क्यू में, तो जो डी है वो क्यू हो जाएगा। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, ATBS, तो AT कितने में है, और BS एंड CR एंड DQ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसमें मैच करना आपका काम है, जो बता दिया यही आंसर है। ये 3 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 4 कार्बन, और ये 2 कार्बन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, which of these steps in Krebs cycle indicate substrate level phosphorylation। कह रहे हैं कौन सा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है।
कन्वर्जन ऑफ सक्सेनिक एसिड टू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जी नहीं। कन्वर्जन ऑफ सक्सेनिक एसिड टू मैलिक एसिड, नो। कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम ए टू सक्सेनिक एसिड, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मैलिक एसिड टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जी नहीं। तो जब ये वाली स्टेप होती है तो इसमें हमारे पास जीटीपी मिलता है। क्या मिलता है? जीटीपी। डायरेक्टली एसएलपी से जीटीपी मिलता है और ये कपल्ड प्रोसेस के द्वारा सिंपली एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो 19 नंबर का आंसर हो गया सी। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। आसान सा सवाल है, कहने 4 कार्बन कंपाउंड कौन सा है? तो ये 4 कार्बन कंपाउंड है। फॉस्फो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये आपका 3 कार्बन का है। रेवुलोज बिसफॉस्फेट ये 5 कार्बन का है। फॉस्फेनॉल परवेट ये 3 कार्बन का है। तो आंसर ए। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑक्सीजन इज वाइटल इन द रेस्पिरेशन फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है, और वाइटल रोल प्ले करेगा और बाद में H2O बनाएगा सिंपली, ठीक है। पायरुवेट इज फॉर्म्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, पायरुवेट इज फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जी नहीं, ये बनता है साइटोसॉल में, तो ये गलत हो गया। देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन फर्मेंटेशन, जी नहीं, कंप्लीट नहीं होता सर, इनकम्प्लीट होता है, तो ये भी गलत हो गया। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम ए टू सक्सेनिक एसिड ए मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एटीपी नहीं सर जीटीपी बनता है, ये भी गलत हो गया। तो लास्ट के तीनों गलत हैं, आंसर सिंपली ए हो जाएगा। एंड अगेन गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, a small protein attached to outer surface of inner membrane which act as mobile carrier, बढ़िया सवाल है, मोबाइल कैरियर for transport of electron between complex 3 to 4, याद रखिएगा, complex 1 NADH dehydrogenase, complex 2 FADH dehydrogenase, complex 3 cytochrome B6F and complex 4 cytochrome oxidase, complex 5 ATP synthase। अब सवाल पूछ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स 3 यानी साइटोक्रोम BC1 और ये ट्रांसफर कर रहा है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, या जो भी आप याद कर पाए, साइटोक्रोम A3 भी लिखा होता है कुछ जगह पे, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, इसको करें, इसको सिंपली याद रखिएगा। इसमें कौन ट्रांसफर करेगा? तो साइटोक्रोम डी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम बी या साइटोक्रोम ए, तो सर आंसर आ जाएगा साइटोक्रोम सी। ये मोबाइल कैरियर है, अच्छा सवाल है। और साइटोक्रोम BC1 जो आपका है ये 3rd है और ये 4 है। एक क्वेश्चन और भी है, जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है इसमें 2 कॉपर सेंटर पाए जाते हैं, साइटोक्रोम A3 भी इसको कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स इसमें A और A3 है और 2 कॉपर सेंटर इसमें, ये भी अलग अलग सवाल पूछा गया है। तो 22 नंबर सवाल का आंसर हो गया कॉम्प्लेक्स सी, ठीक है। Question number 23. In the electron transport system present in the inner mitochondrial membrane, complex 1 to 4 are respectively. कहने कि कॉम्प्लेक्स 1 और 4 को बता दीजिए कि कौन है। अभी हमने आपसे पांचों बता दिया। तो कॉम्प्लेक्स 1 क्या है? NADH dehydrogenase, और कॉम्प्लेक्स 4 क्या है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे ऑप्शन बेकार के हैं, एक आंसर आपको मिल जाएगा साइटोक्रोम सी। NADH dehydrogenase ये फर्स्ट है और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये आपका 4 है। और यस, एटीपी सिंथेसिस क्या भी लिख लीजिएगा, ये 5 है, ठीक। और 3rd अभी मैंने लिखा था साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1, ठीक है। और 2nd सक्सिनिल डिहाइड्रोजनेज या FADH डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स राइज टू। अभी इस पे बात हुई थी, एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करेगा तो ये 3 ATP बनाएगा, मार्क कर लीजिएगा 3 ATP, ठीक है। और 2 किस पे बनता है? ये FADH2, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन। इस स्टेटमेंट से बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। तो ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, तो ये भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ये आउटर में नहीं होता, ये इनर में होता है, तो ये आपका गलत हो गया।
C51H98O6 is the chemical formula of ट्राइपामेटिन, यही है वो जिसका 0.7 RQ आया था, तो ये भी आपका ठीक है। रिस्पिरेटरी क्वोशेंट वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व नहीं, CO2 इवॉल्व, एंड वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, CO2 कंज्यूम नहीं, O2 कंज्यूम, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो सही में आपके पास क्या आया? ए, बी एंड डी। कोई ऑप्शन है ए बी डी एलोन आर करेक्ट? तो जी हाँ, ए बी डी एलोन आर करेक्ट। तो ये तो आपके हो गए 25 सवाल। उन क्वेश्चन को ही हमने उठाया है जो तो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या इनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। उनके आसपास को भी जो भी पॉइंट्स बन सकते हैं उनको भी डिस्कस किया गया है। आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा वीडियोस, और इस वीडियोस में इतना ही, बाकी अगले वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू।